जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। क्या हाल है भाई आप सभी के? पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि दिल की धड़कनें कैसी हैं। आप कहोगे भैया दिल की धड़कनें अभी तो अच्छी हैं क्योंकि पेपर अभी दूर है। जल्दी से बताओ एक। कैसे हैं भाई सभी? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या हाल चाल है। आपके पड़ोसियों के क्या हाल चाल है? क्योंकि पड़ोसियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पड़ोसी ही वही लोग हैं जो हम सफलता में उनका हाथ होता है। आप कहोगे भैया कैसी बात कर रहे हो, पड़ोसियों का हाल? दोस्त, अगर पड़ोसी आलोचनाएं ना करें तो का ध्यान रखना, पड़ोसी आलोचनाएं ना करें, अगर पड़ोसी आलोचनाएं ना करें, पड़ोसी तुम्हारी बैंड ना बजाएं तो भाई तुम पढ़ोगे नहीं। पड़ोसी ही सबसे ज्यादा हाथ होता है पड़ोसियों का। ठीक है, सबसे ज्यादा हाल पड़ोसियों का होता है। भैया आपसे हमें मोहब्बत हो गई है। मेरी मोहब्बत तो तुमसे बहुत पहले से है दोस्त। चलो जी, वीडियो को लाइक करो फटाफट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो जितने नए बच्चे हैं, और दिल फेंक के मारो। डिफेंस की कैटेगरी में बवाल शुरू हो चुका है मेरे भाई, और शुरुआत हुई है गुरु पूर्णिमा के दिन से, और जिसपे कि पहला, अच्छा, इसका इंटरव्यू भी आ जाएगा संडे को या उससे अगले संडे को, क्योंकि ये हमारा बच्चा है, इसने ज्वाइन किया है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। आप जानते होंगे सीडीएस के थ्रू आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, और यहां सीधा लेफ्टिनेंट, यानी कि जब ट्रेनिंग कर लेगा ये बच्चा तो इसके बाद सीधा लेफ्टिनेंट पद पर। ठीक है, तो इसके लिए भाई इसने तैयारी करी, और ये हमारे कौन से बैच का है? किस किस ने ज्वाइन किया था संकल्प बैच कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे बताओ। संकल्प बैच वो बैच है जिसके रिजल्ट कई साल से आ रहे हैं और अब तो और ज्यादा आने लगे हैं। तो ये संकल्प बैच का बच्चा है। इसकी दिल मारो फेंक के फटाफट। करण दत्त राय है ये लड़का, और कहां का है ये भाई? हमारा यूपी का लड़का है। कहां का है भैया? यूपी का है। इसकी ऑल इंडिया रैंक आई है 47 मेरे भाई। कौन सी रैंक आई है? 47। लड़का देखो चश्मे में एकदम से बिल्कुल हीरो माफिक लग रहा है भाई, और प्लस का साइन का मतलब होता है कि ये भाई हमारा रिकमेंड हो गया। रिकमेंड नहीं, अब तो इसकी ज्वाइनिंग ही हो गई है। तो ये आज इसकी ज्वाइनिंग थी। ठीक है जी, अब इसने मैसेज भेजा, वैसे तो मिलने को भी कह रहा था क्योंकि हम भी देहरादून में, ये भी देहरादून में, आईएम में। तो इसने मैसेज भेजा कि हेलो, गुड मॉर्निंग सर, होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई गॉट इनटू सीडीएस आईएम में AIR 47। करण दत्त राय नाम है इसका, वॉज पार्ट ऑफ योर फर्स्ट संकल्प बैच। ये संकल्प बैच का था, पहले वाले संकल्प बैच का लड़का है। और फिर ये कहता है कि सर रियली इट हेल्प मी अ लॉट टू गेट थ्रू द रिटन एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले ही अटेम्प्ट में ही निकाल दिया भाई ने अपना अटेम्प्ट एग्जाम इटसेल्फ। At the same time, especially your new way of teaching vocabulary via editorial was really productive, and I think it too helped me to enrich my thought process and do the most boring part vocab in an interesting way. vocab जो उस भाई को बोरिंग लगता था। दोस्त, बस एक चीज स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा, दुनिया तुम पे हंसेगी, उससे कोई रुकना मत। तुम्हारा काम है चलते जाना, क्योंकि इतिहास तभी लिखे जाते हैं जब आप अपनी बात पर अड़िग रहते हो। बोलने दो जिसको बोलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट आएंगे, मेहनत करने वाले रिजल्ट निकाल कर लाएंगे दोस्त मेरे भाई। ठीक है जी, तो ऐसे ही तबाही चलती रहेगी। आज का हमारा, कल मैं 4 ही रूल करवा पाया था, ठीक है, आज हम लोग चलेंगे। तो पहला रूल हम लोग उठाएंगे आज का, रूल नंबर 1। मुझे बताओ कल का लास्ट रूल क्या था? क्या मैंने आपको नो सूनर वाला रूल करवा दिया था क्या? बताना जरा। आई थिंक हुआ नहीं था, नो सूनर नहीं हुआ था। क्या मैंने नो सूनर का रूल करवाया था? नहीं भैया, नो सूनर का रूल नहीं हुआ था। बताओ जल्दी से, नो सूनर का रूल हो गया था? कल 4 ही हुए थे। हाँ, वैसे रोज 5 होते हैं। ठीक है, चलो जी, नो सूनर का रूल कल नहीं हुआ था। ठीक है, आज सुनो मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में बहुत ज्यादा है। नो सूनर से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके तुरंत बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि
नो सूनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसी क्लॉज में क्या होता है भाई इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है पहले वर्ब आएगी बाद में सब्जेक्ट। नो सूनर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। जैसी हेल्पिंग वर्ब होगी वैसी ही मेन वर्ब। और नो सूनर का पेयर बनता है किसके साथ? देन के साथ। कुछ बच्चे यहां पर THEN वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो एडवर्ब होती है THEN, है ना, नाउ का देन, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इस देन को हटा देना। कुछ बच्चे वेन में कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो दोनों हटा देना, ना देन लगेगा ना वेन लगेगा। कौन सा देन लगेगा? THAN। ठीक है जी। और क्या याद रखना है, यह भी ध्यान रखना, अगर क्लॉज 1 पास्ट में है तो क्लॉज 2 भी किस में होना चाहिए? पास्ट में। टॉप 5 skills that commerce students need for landing a job in Big Fours and top MNCs। इन तीनों एग्जाम्पल में करेक्शन करके दिखाओ कि भैया तो इस देन को हटा देना। कुछ बच्चे वेन में कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो दोनों हटा देना, ना देन लगेगा ना वेन लगेगा। कौन सा देन लगेगा? THAN। ठीक है जी। और क्या याद रखना है, ये भी ध्यान रखना, अगर क्लॉज 1 पास्ट में है तो क्लॉज 2 भी किसमें होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। समझ लो, ये पास्ट का वही मतलब है कि नो सूनर वाला पास्ट में है तो ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में। बस ये ध्यान रखना है। आओ जी, जल्दी से मुझे बताओ क्या कमी है इन तीनों एग्जांपल में, करेक्शन करके दिखाओ कि भैया ये करेक्शन है। इन तीनों एग्जांपल में करेक्शन। पहला, नो सूनर हर्ष। क्या समझ में आया कि भैया आपने सिखाया था नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो सब्जेक्ट नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो टेंस देखो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड होगी। अब जैसे ही डिड आ गया तो रीच में से ईडी हट जाएगा, डिड के साथ आता है वर्ब की बेस फॉर्म। निकल गया एरर। पहला एरर तो ये पूछेगा। अगर ये ना पूछा तो दूसरा एरर पूछेगा, नो सूनर के बाद इस बार हेल्पिंग वर्ब सही दे रखी है तो इस बार यहां पर वेन की जगह क्या करवा देगा? देन करवा देगा। तीसरी गलती क्या करवाएगा? नो सूनर हैड हिमांशु सीन। अब हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। बात क्लियर हो गई। अब नो सूनर का पेयर ये भी बिल्कुल सही है, तो गलत कहां है बे? फिर गड़बड़ क्या? ओ हो, क्योंकि जब इधर पास्ट है तो इधर भी तो पास्ट होना चाहिए। रन की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रैन होगी। 3 तरीके से पेपर में आएगा और तीनों मैंने सिखा दिया आप लोगों को। पहला इन्वर्जन, दूसरा पेयर और तीसरा पास्ट है तो पास्ट ही होना चाहिए। पहला रूल क्लियर हो गया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी किडनी निकालकर फेंको कि भैया ले लीजिए। पहला रूल समझ में आ गया, किडनी नंबर 1। ठीक है जी। अब हमें नो सूनर वाले में कभी गलती नहीं होगी, हम इसको पकड़ लेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है इसके अंदर। ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट। क्लियर है भाई सभी को? इसमें कोई डाउट हो? क्लियर है भाई? बोलो 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 बोलो। क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया। अगले रूल की तरफ अब मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं। आज का नेक्स्ट रूल नंबर 2, ये देखो जरा। आज का रूल नंबर 2, 1 करा दिया, रूल नंबर 2 जरा ध्यान से देखना क्या है भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ डिटर्मिनर दिए होंगे जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर या ईच एंड एवरी एक साथ जुड़ जाएगा। अगर इनके पीछे, इधर आ जाओ थोड़ा सा, यहां से समझाता हूं। जैसे मान लो ईच दे दिया, अगर इसके पीछे तुरंत नाउन पूछेगा तो लगाना सिंगुलर, लेकिन अगर ऑफ लगा देगा ईच ऑफ तो लगाना कैसा नाउन लगाओगे बताओ जरा? ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगाओगे। भैया जी यहां भी ईच है, यहां भी ईच है, यहां सिंगुलर क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मेरे भाई यहां ईच के हिसाब से लगेगा, और ईच का मतलब होता है प्रत्येक एक एक डिटर्मिनर, ये एक एक में बांटता है, तो सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन तो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, लेकिन यहां ईच ऑफ, ऑफ का मतलब है ज्यादा में से ईच। आया समझ में? जैसे वन ऑफ, वन ऑफ का मतलब, वन ऑफ के बाद भी हमेशा नाउन कैसा आता है? प्लूरल नाउन, लेकिन ज्यादा में से वन, ज्यादा में से ईच, तो सब्जेक्ट तो यही रहेगा, तो वर्ब अभी भी कैसी रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी। बच्चे कहां कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर बिगिनर्स, वो सोचते हैं कि यार प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन भाई ईच, वन, ईच सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ईच के बाद सिंगुलर नाउन, ऑफ लगते ही, ऑफ लगते ही, ऑफ लगते ही ज्यादा में से ईच, तो जैसे ही ऑफ लगेगा प्लूरल नाउन हो जाएगा। आओ भाई, अब ये देखो, यहां पर सबके पीछे क्या लगा दिया मैंने? बताओ, सिंगुलर नाउन।
लेकिन जैसे ही इनके पीछे ऑफ लगाया, जैसे ही ऑफ लगाया, ऑफ लगते ही नाउन कैसा हो गया? प्लूरल। लेकिन वर्ब अभी भी कैसी है मेरे भाई? वर्ब अभी भी सिंगुलर है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, करके दिखाओ जरा। पहला क्वेश्चन नाइदर, नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन, वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर। एडजेक्टिव भी कैसा है? सिंगुलर है। नाइदर के पीछे ऑफ लगा, नाइदर ऑफ, ऑफ लगते ही नाउन कैसा हो गया? प्लूरल। लेकिन वर्ब इसके हिसाब से कैसी लगेगी? सिंगुलर। और एडजेक्टिव भी कैसा रहेगा भाई? सिंगुलर। तो सारा खेल समझ में आया। ऑफ लगते ही क्या हो जाता है? प्लूरल नाउन हो जाता है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई बात? हाँ, दोनों ऑलरेडी करेक्ट ही हैं, वो करेक्शन ही दे रखा था उसमें। तो मतलब इसका मतलब है कि तुम्हें समझ में आ गया ना, बात समझ में आ गई ना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर समझ में आ गया कमेंट में दिल मारो फेंक के दिया, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, यहां तक हमें एकदम क्लियर हो चुका है। तो मैं तुम्हें अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। अगला रूल, आज का रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है उसे मैं पिक्चर मेथड से पढ़ाऊंगा। जल्दी से 3 ग्लास बना लो, बनाओ जल्दी से। 1 2 3। ठीक है भैया। पहले ग्लास में मुझे रखना है लिटिल मिल्क। तो कितना दूध रखूंगा भैया जी? आप रखना ना के बराबर, मतलब इतना कि तली में नीचे लगा रह जाए बस। ठीक है, ये दूध। फिर मैंने रखा अ लिटिल मिल्क। एक क्वेश्चन डन है यहां से। तो भैया कितना दूध रखूंगा? रख लो, थोड़ा सा रख लो, है ना, मतलब क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ना के बराबर ना हो। तो इसको हिंदी में कहते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा। और इसको कहते हैं ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर। ठीक, सारा जो खेल है ना, सारा खेल है इसका द लिटिल का, क्योंकि बच्चा यहीं कंफ्यूज होता है। तो अब इसमें कितना रखूं? तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं गधों के हिसाब से कि जब एक बच्चा गधे के रूप में दिमाग लगाता है तो वो क्या करता है? वो कहता है लिटिल का मतलब इत्तू सा, अ लिटिल का मतलब इतना सा, द लिटिल का मतलब मुंह खोल देगा इतना सारा। यह है गधों की अप्रोच। सही अप्रोच क्या है? लिटिल का मतलब इतना सा, अ लिटिल का मतलब इतना, और द लिटिल का मतलब पता ही नहीं है कितना, क्योंकि इसका हिंदी में अर्थ पता क्या होता है? इसका होता है जितना वो सारा। अब उसमें क्या पता, हमें क्या पता कितना होगा? हमें नहीं पता ना कितना होगा। मान लो जैसे यहां बॉटल ही नहीं है मेरे पास, नहीं तो तुम्हें समझा देता। ठीक है, मान लो ये मेरे पीछे ना एक ग्लास है। ठीक है, मेरे पीछे एक ग्लास है। ठीक है, अब मैंने कहा कि हाँ भाई बताओ कितना दूध चाहिए। आपने कहा भैया बहुत प्यास लग रही है, मतलब पीने का मन कर रहा है, जितना है ना सारा दे दो। मैंने कहा बताओ कितना है? बोला भैया यही तो नहीं पता कितना है। जितना है सारा दे दो, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता। और जब तुम्हें पता नहीं होता ना और आप कहते हो जितना है वो सारा, उसे कहते हैं मेरे भाई क्या? द लिटिल। तो समझ जाना कि तुम्हें द लिटिल में पता ही नहीं होता। द लिटिल का मतलब होता है जितना है वो सारा। अब तुम्हें पता ही नहीं था ये दूध ये तो मोबाइल है ना, कैसा बेवकूफ बनाया। तो इसीलिए कहते हैं द लिटिल का मतलब पता ही नहीं होता कितना है। तो जितना है वो सारा, सारा का सारा, है ना, जितना है वो सारा। हां, इसमें ना के बराबर यूज होगा। अच्छा, लिटिल के पीछे हमेशा कैसा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल। अ लिटिल के पीछे अनकाउंटेबल, और द लिटिल के पीछे हमेशा कैसा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल। प्लूरल नहीं आ सकता, प्लूरल मत लगा देना। ठीक है, प्लूरल नहीं आ सकता, ध्यान रखना। लो जी भैया, पहला आपने कहा किसी से, मान लो कोई आपके घर पे आया। ठीक है, कोई घर पे आया, आपने कहा वुड यू लाइक टू हैव, क्या तुम लेना पसंद करोगे? कितना पानी? थोड़ा सा, यही तो कहोगे, थोड़ा सा पानी लोगे। तो इसका मतलब यहां पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, पॉजिटिव। दूसरा, देयर इज इतना मिल्क इन द बॉटल, बॉटल में इतना मिल्क है। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकती। जब चाय नहीं बना सकती तो दूध कितना होगा? ना के बराबर, तभी तो चाय नहीं बना सकती। अगर दूध इतना होता तो चाय बना देती, लेकिन दूध तो ना के बराबर था तो चाय नहीं बना सकती। ठीक है जी, ये देखो, द लिटिल
अच्छा यहां पर ना टाइम मतलब एक वर्ड छूट गया, टाइम। टाइम, अब टाइम अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब ध्यान से सुनना वो क्या कहना चाह रहा है। द लिटिल टाइम दैट आई स्पेंट, दैट आई स्पेंट मतलब जितना मैंने समय बिताया वो सारा, किसके साथ बिताया उसने, अनारकली के साथ। ओ हो क्या बात है भाई, वॉज मेमोरेबल। कह रहा है अनारकली के साथ जितना मैंने समय बिताया वो सारा। आपने कहा भैया कितना बिताया, उसने कहा जितना बिताया वो सारा। हमें क्या पता कितना बिताया, जितना बिताया वो सारा यादगार था। तो जितना था वो सारा, इसे हम कहते हैं द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है जितना था वो सारा, ठीक है। तो यहां पर द लिटिल में आता है सारा का सारा, जितना था वो सारा, और इसका मतलब होता है न के बराबर, और इसका मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा, ठीक है। अब मान लो तुम गए भैया कल को कहीं पर शादी हो रही है तुम्हारी, ठीक है, और उनके घर वालों ने पूछा कि हां जी थोड़ा सा दूध लाएं, आपने कह दिया जितना है वो सारा ले आओ, तो थप्पड़ अलग से खाओगे और वापस आओगे। तो वहां क्या बोलना है, अच्छा ये भी नहीं कह सकते ना के बराबर। कैसे रिप्लाई करोगे बताओ जल्दी से, बताओ कैसे रिप्लाई करोगे। क्या आप ये कह दोगे जितना है सारा ले आओ, कनपट्टी पे एकदम से घुमा के मारेंगे। फिर क्या कहना है आपको, आपको कहना है दोस्त ना के बराबर, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। आपको कौन सा यूज करना है, लिटिल ना, द लिटिल ना, थोड़ा सा ले आइए, थोड़ा सा ले आइए, चाहे मन में सारा हो थोड़ा सा ले आइए, है ना। तो थोड़ा सा आपको ये वाला यूज करना है, आ लिटिल। आई वुड लाइक टू हैव अ लिटिल वाटर, आ लिटिल दे दीजिए मुझे, थोड़ा सा दे दीजिएगा, ठीक है, ये आएगा। तो समझ में आ गया होगा भाई सभी को, पिक्चर मेथड से समझा दिया हमने। अब इसमें किसी को, मुझे तो नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए, है ना। किसी को दिक्कत नहीं ना, आ जाओ जी अगले रूल पे आ जाओ। आज का रूल नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, या बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, या के अलावा। मान लो है ना, आपके ससुराल वालों ने कहा जी दूध ले लीजिए, आपने कहा दूध तो लूंगा ही लूंगा, दूध के साथ मुझे क्या मांगोगे, बताओ क्या मांगोगे, दूध के साथ मुझे नहीं, दूध से तो कॉम्बिनेशन बिस्किट है ना, दूध के साथ मुझे बिस्किट भी चाहिए। अब दूध के साथ अगर आपको बिस्किट भी चाहिए तो इसमें क्या केस लगेगा, इसमें लगेगा बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स लगेगा। दूसरा, आप यहां बैठे हो, है ना, आपकी मैडम जी यहां आ गई बराबर में, ठीक है, आपके घर वाले इधर उधर बैठे होंगे, ऐसे यूं, ऐसे 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 ऐसे। तो अब बताइएगा जरा, अब बताओ आप दोनों कैसे बैठे हो, आपका केस होगा बिसाइड, एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, बिसाइड। जब तुम्हारे फेरे होंगे, 7 फेरे होंगे, तो पंडित जी यहां बैठे होंगे, तुम यहां बैठे होंगे, है ना, और तुम्हारी मैडम जी यहां बैठी होंगी, तो कौन सी प्रपोजिशन लगेगी तुम्हारे लिए, भैया जी बिसाइड लगेगी। कौन सी लगेगी, बिसाइड लगेगी। तो याद रखना जब फेरों में बैठूंगा मैं, तो वहां कौन सी प्रपोजिशन लगेगी, बिसाइड लगेगी। क्या लगेगी, बिसाइड। और जब ससुराल घूमने जाओगे, दूध के साथ बिस्किट मांगोगे, तो बिसाइड से लगेगी, ठीक है। अब फेरों से बाहर आ जाओ, शाबाश, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है बे, ठीक है, अब बाहर आ जाओ, वापस आओ वापस, ठीक है। और जो ये लेट के देख रहे हैं ना, और वो एकदम से आंखें बंद कर ली, ओए होए 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 होए, कहां क्या कह दिया सर आपने, है ना, वापस आओ फटाफट जल्दी से, जल्दी 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 बाहर निकलो जल्दी से। हाँ जी निकले, है ना, तुम्हें अलाउ नहीं है ज्यादा अंदर तक जाना ना, अभी उम्र छोटी है बेटा, अभी से नहीं पहुंचना वहां पर, उसके लिए अभी तो बहुत टाइम है, नौकरी लेने के बाद भी टाइम है, अगर तुम्हारी गलती से नौकरी लग गई तब भी टाइम है, ठीक है। तुम एसएससी वालों की कैटेगरी में नहीं आते, उनको तो नौकरी से पहले ही शादी चाहिए, ठीक है, नौकरी होती रहेगी पहले शादी चाहिए। तुम्हारी कैटेगरी है पहले नौकरी भी लो और फिर 5-6 साल माँ बाप को भी खिलाओ, ठीक है, तुरंत एकदम से शादी वाली फीलिंग में चले जाते हो भैया, ओ हो क्या ही कह दिया भैया। और कुछ को तो ऐसा फील हो रहा होगा, अच्छा मैं भी बैठूंगा क्या,
हाँ भाई तू भी बैठेगा, पहले एक बार वो कर ले, जरा पढ़ ले थोड़ा सा। देखो, फुटबॉल के साथ साथ रिंकी क्या भी खेलती है, चेस भी खेलती है। तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो मेरे भाई बिसाइड्स। और मैं बैठा था रिंकी के बगल में, तो रिंकी के बगल में अगर तुम बैठे हो तो भाई क्या लग जाएगा, बिसाइड। अब यहां बिसाइड्स नहीं लगेगा। समझ में आ गया हो तो भैया दिल मारो फेंक के कि भैया जी अब नहीं भूलेंगे, अब ना भूलेंगे इसको हम। ये तो हमें एकदम ही क्लियर हो गया है। क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, आओ जी, अब हम कराते हैं आपको कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट। लास्ट का रूल है ना, चलो जी, तो लास्ट वाला रूल है, इसको जरा ध्यान से सुनना भाई, लास्ट वाले रूल को। लास्ट वाले रूल में आप मुझे यह बताओ लिख के कि कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनके पीछे फिक्स प्रेपोजिशन ऑन लगती है। जल्दी बताओ, कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनके पीछे फिक्स प्रेपोजिशन ऑन लगती है। जल्दी बताओ, कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनके पीछे फिक्स प्रेपोजिशन ऑन लगती है। लास्ट रूल है भाई, आज ये पांचवा रूल है, जिनके पीछे फिक्स प्रेपोजिशन ऑन लगती है। जल्दी तेजी से, कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनके पीछे फिक्स प्रेपोजिशन ऑन लगती है। इसका क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। कमेंट में जल्दी से भर दो, जल्दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, डिपेंड के साथ ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन। लो भैया आ जाओ तो फटाफट जल्दी से, लो भाई बोलते चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में, स्पैम करते चलो। जो कुछ मैं सामने लिख रहा हूं उसको स्पैम कर दो, इसको स्पैम कर दो। ठीक है, चलिए जी। डिपेंड, जिसके पीछे क्या लगता है, डिपेंड ऑन, इंसिस्ट ऑन, जोर डालना किसी बात पे। रिलाय ऑन, निर्भर करना किसी चीज पे, रिलाय ऑन, डिपेंड ऑन। फोकस ऑन, किसी चीज पे फोकस डालना। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, किसी चीज पर बधाई देना। एम्फेसाइज के पीछे ऑन लगता है या नहीं लगता है, अब ध्यान से सुनना, यहां क्वेश्चन पेज फंसेगा। देखो, एम्फेसाइज होती है वर्ब और इसके पीछे ऑन का यूज नहीं होता, इसको काट देना। फिर होता है एम्फेसिस, एम्फेसिस ई मत लगा ना, ई लगते ही तो एम्फेसाइज हो जाए, एम्फेसिस। एम्फेसिस होता है नाउन और इसके पीछे ऑन लगता है। एम्फेसाइज के पीछे ऑन नहीं लगता और एम्फेसिस के पीछे ऑन लगता है, दोनों में फर्क भी बता दिया। अगला क्वेश्चन, काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब भी होता है डिपेंड ऑन, यानी कि किसी व्यक्ति पर क्या होना, निर्भर होना। फीड ऑन, ये भी वही है, सेम, डिपेंड। कंसंट्रेट ऑन, इंपोज ऑन, किसी पर कोई चीज जो है थोपना। कीन ऑन, इंटरेस्टेड होना। और बेस्ड ऑन, किसी चीज पर क्या होना, आधारित होना। एम्फेसाइज पे ऑन नहीं लगता, एम्फेसिस नाउन होता है, वहां ऑन लगता है। ठीक है, हां जी। तो भाई ये वो वर्ड है जो जनरली आपके पेपर में ऑन वाले पूछ लेता है। अब इसके एग्जाम्पल देखो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया, भारत में ज्यादातर विद्यार्थी रिलाय ऑन, तो क्या हो जाएगा, रिलाय ऑन, डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट जॉब पे। माय फादर इंसिस्टेड फॉर, ना इंसिस्टेड फॉर नहीं, इंसिस्टेड ऑन, मेरे पिताजी ने डिसिप्लिन पर फोकस किया। रिंकू कॉन्ग्रेचुलेटेड अमन, रिंकू कॉन्ग्रेचुलेटेड अमन फॉर, ना क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड अमन ऑन हिज सिलेक्शन इन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन होने पर उसे क्या किया, बधाई दिया। बात हो गई डन यहां तक सभी को। आज के 5 रूल हो गए भाई खत्म। अब हम चलते हैं तबाही की तरफ। तबाही तैयार है, दिल मारो फेंक के कि भैया तबाही शुरू कर दी जाए। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा भाई, आंसर दो फटाफट जल्दी से। पहला क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सकता, निकम्मा है, सुधारा नहीं जा सकता। पापा भी कहते हैं ये तो हमारा लड़का निकम्मा है, इसको नहीं सुधार सकते। और जिसको सुधार ना सके, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ फटाफट, क्या आंसर होगा। आपको पता है हम अपनी क्लास में 5 रूल डेली करते हैं और 25 क्वेश्चन हम वोकैब के करते हैं डेली। ठीक है जी, तो बताओ जल्दी से,
कहते हैं ना कि यार ये लड़का तो निकम्मा है, इसको हम सुधार नहीं सकते, तो उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल। ना 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 ना, इनक्रेडिबल तो अविश्वसनीय है। जिस कहानी को कहते हैं ना, ये कहानी ना, ये बात जो है विश्वास करने लायक, तो इनक्रेडिबल हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है मेरे भाई इनकॉरिजिबल, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन मैंने देख रखी है, सब हिंदी इंग्लिश पूरा एग्जांपल से दे रखी है, इसको आप पीडीएफ से निकाल लेना। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। अब आपने देखा होगा कुछ लोग ना रात को उठते हैं और नींद में चलने लग जाते हैं। बचपन में हमें लगता था कि इनमें भूत है, भूत नहीं है, उनको आदत है ऐसी। और ऐसे लोगों को हम देखो, सोम का मतलब होता है निंद्रा, सोम मतलब निंद्रा, और लोक्विस्ट मतलब लोकेशन मतलब बात। तो नींद में बात, नींद में बात करने वाले को कहते हैं सोमनीलोक्विस्ट। यह है सोमनैम्बुलिस्ट। तो आपसे पूछ रहा है नींद में चलने वाले को क्या कहेंगे? नींद में चलने वाले को कहेंगे सोमनैम्बुलिस्ट। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है, तो मतलब इसको हिंदी में हम कहेंगे आस्तिक। और आस्तिक का ऑप्शन क्या है यहां पर? थीस्ट। जो नहीं करता है उसे कहते हैं नास्तिक, और वो होता है एथीस्ट। और जो भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में ही श्योर है, श्योर नहीं है, तो उसे कहते हैं नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये कहता है मुझे तो एग्जिस्टेंस ही नहीं मान रहा कि एग्जिस्टेंस है भी नहीं है, तो उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। और जो कहता है कि मेहनत से कुछ नहीं होता, भाग्य से होता है, ऐसे लोगों को कहते हैं भाग्यवादी। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्य में विश्वास करने वाले, वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि भाग्यवादी। अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, ऐसी हैंडराइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल दे दूं, डॉक्टर। अगर किसी ने मेरा नाम लिखा तो कैमरे में को घुस के वहीं पकड़ लूंगा उसको, एकदम से पीछे से गुद्दी पे से, मेरा नाम मत लिख देना, ठीक है? तो डॉक्टर की हैंडराइटिंग पढ़ी नहीं जाती, तो जब नहीं पढ़ी जाती तो उसे कहते हैं इलेजिबल हैंडराइटिंग, और जो पढ़ी जा सके उसे कहते हैं लेजिबल हैंडराइटिंग। ठीक है, और जो नहीं पढ़ी जाएगी इलेजिबल हैंडराइटिंग। आओ, वन हु नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, सब चीज का ज्ञान है भाई, तो सारा खेल है नोज पे। देखिए, ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी ऑल, ओमनी ऑल, ओमनी ऑल। पोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनीवोर मतलब सब कुछ खाने वाला, ओमनीशेंट मतलब सारा ज्ञान रखने वाला, और ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सब जगह उपस्थित हो। ठीक है, लो जी। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और वायलेंस, मतलब जिसको क्या पसंद होती है? शांति, जो शांति पसंद करता है, जो कहता है युद्ध में कुछ नहीं रखा, युद्ध से दुनिया हमेशा बर्बाद होती है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि वो लोगों को पैसिफाई करता है। पैसिफाई मतलब शांत करना, तो पैसिफिस्ट हो जाएगा, जो शांति पसंद करता है। ठीक है जी। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, जो बंदा बहुत सारी भाषाएं बोलता है, तो उसे कहेंगे बहुभाषी। भैया जी, बहुभाषी में ना एक बड़ा कंफ्यूजन है, क्या कि हमें पॉलीग्लॉट में और लिंग्विस्ट में समझ नहीं आता। समझो, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है जी, तो यही इसका उत्तर है। लिंग्विस्ट तो किसी एक लैंग्वेज पे क्या करता है? रिसर्च करता है, रिसर्च। तो भाषा पे रिसर्च करने वाला, किसी एक भाषा पे रिसर्च करने वाले को लिंग्विस्ट कहते हैं। और जैसे तुम्हें हिंदी, पंजाबी, गढ़वाली, उर्दू ये सब आती हैं, तो आप क्या कहलाओगे? पॉलीग्लॉट कहलाओगे। ठीक है। अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ, मतलब आत्मकथा, अपने बारे में लिखते हो, तो वन सेल्फ का मतलब है अपने बारे में, तो ऑटो से याद रख लेना, अपने बारे में। और अगर दूसरे की, तो बायोग्राफी क्या होती है भैया? दूसरे की। और अपनी लिखोगे तो ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब क्या होता है? अपनी होता है। ठीक है। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, भीम। भीम से याद कर लेना भैया, भीम जो था ना वो बेहिसाब ही खाता था, तो जो बंदा बहुत ही बेहिसाब खाता है पागलों की तरह, उसे कहते हैं पेटू, उसे कहते हैं ग्लटन। ग्लटन का मतलब पेटू आदमी। ठीक है।
और जो इंसान का मांस खा जाए उसे हम क्या कहते हैं? कैनिबल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? कैनिबल। अ पर्सन हु लिव्स एलोन, एक व्यक्ति जो अकेला रहता है और लोगों को अवॉइड करता है, दुनियादारी से दूर रहता है भैया, अकेला रहता है। बताओ जरा इसे क्या कहेंगे? दुनियादारी से दूर रहता है। अब हर्मिट सन्यासी तो होता है लेकिन अवॉइड नहीं करता है, ठीक है। जैसे आपको मतलब बोला यार मुझे ना किसी से नहीं मिलना, मैं तो पढ़ रहा हूं चुपचाप, तो आप दूर लोगों को अवॉइड करते हो, दूर रहते हो, तो आप रेक्लूज कहलाओगे, ठीक है। हर्मिट नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक। वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ब्राइट साइड का मतलब है आशावादी, आशा मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। अगर यहीं पर आ जाए निगेटिव, निराशावादी, डार्क साइड को देखने वाला, तो क्या हो जाएगा भैया जी? पेसिमिस्ट आंसर हो जाएगा। जो कॉइन इकट्ठे करता है, सिक्के इकट्ठे करने वाला, अच्छा पेपर में ना ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पोस्टेज स्टैंप्स है ना, जो पोस्टेज स्टैंप, जो स्टैंप इकट्ठा करता है उसे कहते हैं फिलेटलिस्ट, और सिक्का वाला भी पूछता है तो ये कहलाता है आपका न्यूमिस्मैटिस्ट। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, ना तो वो पढ़ सकता और ना ही वो लिख सकता, तो उसे हम इनोसेंट तो कहेंगे नहीं, इडियट भी नहीं कहेंगे, इडियट तो मूर्ख आदमी होता है, उसे क्या कहेंगे बताइए? उसे कहेंगे इलिटरेट। मान लो मैं पढ़ा लिखा हूं और मुझे किसी चीज का के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इग्नोरेंट हूं, बट अगर मुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो मैं इलिटरेट कहलाऊंगा। तो बच्चे ना यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए याद रखना इसको, ठीक है। पर्सन हु वर्क्स विदाउट बीइंग पेड, अगर तुम्हें नौकरी मिली है बट पेमेंट नहीं मिल रहा उसका, तो इसका मतलब है तुम कौन सी कैटेगरी में आओगे? मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब होता है मनी माइंडेड, मतलब ये पैसे के लिए कुछ भी कर देगा, पैसे के लिए कुछ भी कर देगा ये बंदा, मर्सिनरी। तो तुम आ जाओगे वॉलंटियर, स्कूल में काम करवाते थे ना और पैसा नहीं मिलता था तो वॉलंटियर कहलाते हैं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। A handwriting which is difficult to read, अच्छा ये तो रिपीट हो गया है ना, illegible handwriting, जिसको पढ़ना नामुमकिन हो जाए, ठीक है, illegible handwriting। A speech made to oneself, खुद से स्वयं से बात करना, देखो वन सेल्फ आ गया ना, वन सेल्फ, वन सेल्फ का डायलॉग में कितने लोगों में होगा? 2 लोगों में कन्वर्सेशन हो जाएगा। यहां पर क्या पूछ रहा है? वंस, खुद से बात करना। A speech made to oneself यानी कि खुद से बात करना, ठीक है। बताओ, डिस्कशन तो बातचीत हो जाएगी, खुद से बात करना। अ स्पीच मेड टू वनसेल्फ क्या कहलाएगा? मोनोलॉग। कितने लोगों में होता है मोनोलॉग? बताओ जल्दी से। मोनोलॉग, मोनोलॉग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17, वन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। अब बच्चा पता है कहां फंसेगा? देखो ध्यान से सुनना, ये तो सभी धर्मों को समान मानता है, समान, सभी धर्मों को, सभी धर्म की रेस्पेक्ट करता है, सेक्युलर। एथीस्ट भगवान में विश्वास नहीं करता, भगवान में नहीं करता ना विश्वास। ये भगवान, यहां पता है पंगा कहां है? उसने धर्म का बोला है, धर्म, और धर्म के लिए पैगन आंसर होता है। जो किसी धर्म में विश्वास, अच्छा भगवान में विश्वास नहीं करता तो एथीस्ट होगा, और अगर धर्म में विश्वास नहीं करता तो इसको हम कह देंगे पैगन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। वन हु कंपाइल अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है, डिक्शनरी कंपाइल बनाता है डिक्शनरी। कार्टोग्राफर क्या बनाता है? मैप, नक्शा बनाता है। और डिक्शनरी कौन बनाता है? लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर बनाता है डिक्शनरी, ठीक है। अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद डिटेल्स एंड रूल्स, ओ हो ओ भाई साहब, वो पता क्या कह रहा है? जो छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर कंसर्न होता है, रूल्स को लेकर कंसर्न होता है, उसे क्या कहेंगे? पंडित तो विद्वान होता है, तो उसे कहेंगे जो छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर कंसर्न होता है, पिडेंट कहते हैं, पिडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया था भाई, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 20, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस आर स्टोर्ड, जहां पर हथियार इकट्ठा किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक सेकंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डॉकयार्ड में जो शिप्स होते हैं ना, पानी के जहाज, वो मरम्मत की जाती है, किए जाते हैं।
लेकिन वो कह रहा है हथियार कहां रखे जाते हैं? हैंगार पे क्या खड़ा किया जाता है? एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट को खड़ा करते हैं हम लोग हैंगार पे, ठीक है। और यहां पानी के जहाजों को मरम्मत की जाती है। और हार्बर पे पता कौन खड़े होते हैं? हार्बर पे पानी के जहाज खड़े होते हैं। यहां यहां कौन से जहाज हैं? ये एयरक्राफ्ट हैं। और यहां पानी के जहाजों की मरम्मत होती है, ठीक है। और गैरेज तो तुम्हें पता ही है, गाड़ियां। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट। अब ढोंगी लोग होते हैं ना, पाखंडी लोग होते हैं, वो इज नॉट इजिली प्लीज्ड और सेटिस्फाइड। एक व्यक्ति जो आसानी से खुश नहीं होता, ओए होए 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 होए, ओह, जो आसानी से खुश नहीं होता है, मतलब वो ना हर चीज में कमी निकालेगा। तो उसकी फास्टिडियस भी होना चाहिए था यहां पर, तो उसने ऑप्शन नहीं दिया, तो यही आंसर है। वन हु बिलीव्स इन फेट, तो भाग्य में विश्वास करने वाला क्या हो जाएगा? फैटलिस्ट हो जाएगा। ये तो मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन उस समय ऑप्शन में था। एक ऐसी बीमारी ओवर अ लार्ज एरिया, महामारी, महामारी जैसे कि कोरोना, कोरोना, तो इसे हम क्या कहेंगे बताओ जरा? एंडेमिक बीमारी जो होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, बड़े एरिया में नहीं होती है, ठीक है। बताओ क्या कहलाएगी? महामारी पूछ रहा है, ओवर अ लार्ज एरिया क्या कहलाएगा? एपिडेमिक। एपिडेमिक होती है जो एक बड़े एरिया में, ठीक है। लार्ज पर्सन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट फॉर वुमेन, तो इसे कहेंगे भैया फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट होता है जो महिलाओं के राइट्स के लिए लड़ता है, ठीक है जी। चलिए जी, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिप्स होते हैं ना पानी के जहाज, वो मरम्मत की जाती है। हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, अब ढोंगी लोग होते हैं ना, पाखंडी लोग होते हैं, वो इज नॉट इजिली प्लीज है, ठीक है। और गैरेज तो तुम्हें पता ही है, गाड़ियां। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, अब ढोंगी लोग होते हैं ना, पाखंडी लोग होते हैं, वो इज नॉट इजिली प्लीज्ड और सेटिस्फाइड। एक व्यक्ति जो आसानी से खुश नहीं होता, ओए होए होए होए, ओह, जो आसानी से खुश नहीं होता है, मतलब वो ना हर चीज में कमी निकालेगा। तुनक मिजाज की फास्टिडियस भी होना चाहिए था यहां पर, तो उसने ऑप्शन नहीं दिया, तो यही इसका आंसर है। वन हु बिलीव्स इन फेट, तो भाग्य में विश्वास करने वाला क्या हो जाएगा? फैटलिस्ट हो जाएगा। ये तो मैंने बता दिया था थोड़ी देर पहले, लेकिन उसमें ऑप्शन में था। एक ऐसी बीमारी ओवर अ लार्ज एरिया, महामारी, महामारी जैसे कि कोरोना, कोरोना, तो इसे हम क्या कहेंगे बताओ जरा? एंडेमिक बीमारी जो होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, बड़े एरिया में नहीं होती है, ठीक है। बताओ क्या कहलाएगी? महामारी पूछ रहा है, ओवर अ लार्ज एरिया क्या कहलाएगा? एपिडेमिक। एपिडेमिक होती है जो एक बड़े एरिया में, ठीक है। लार्ज पर्सन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट फॉर वुमेन, तो इसे कहेंगे भैया फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट होता है जो महिलाओं के राइट्स के लिए लड़ता है, ठीक है जी। चलिए जी, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। पीडीएफ आपको आपके बैच में, रिपीटर्स बैच में मिल जाएगी। बफरिंग हो रही है, अरे यार।